तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी एनाटॉमी में कल जो हमने सेल के बारे में यानी एनिमल सेल के बारे में अध्ययन किया था, उसी को कंटिन्यूस करते हैं आज। कल हमने एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके नेक्स्ट में जो है साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें होती है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म है, यानी जर्मप्लाज्म जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में गोलाकार थैली के रूप में, वेसिकल्स के रूप में अंतःप्रदीर्घ जालिका पर स्थित होते हैं। यानी जो एंडोथेलियल रेटिकुलम है उसके ऊपर स्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य, राइबोसोम साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, इसलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस यानी संश्लेषण करते हैं प्रोटीन का। ये जो है राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ये शरीर की सभी कोशिकाएं में होते हैं, यानी जितनी कोशिकाएं होती हैं शरीर में सब में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों की छोटी छोटी रचनाएं होती है, जैसे अंडाकार, रोड के समान, तंतु में अथवा कणिकीय रूप में, यानी अलग अलग शेप है इनके। कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ में इनकी आकृति जो है वो क्लब शेप यानी मुग्धाकार भी, यानी टेनिस का जो रैकेट होता है, टेनिस का रैकेट होता है उसके आकार की भी हो जाती है कई, मतलब जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है उस दौरान। श्वसन करने वाली समस्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। जो श्वसन करने वाली कोशिकाएं होती है, श्वसन करने वाली समस्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। लेकिन मनुष्य की जो परिपक्व आरबीसी यानी मैच्योर आरबीसी होते हैं, उनमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं होते उसमें। ये कोशिका के अंदर आए हुए भोजन, जो पचकर भोजन आता है, डाइजेस्ट होकर जो भोजन आता है, उसका ऑक्सीकरण करके उसको ऊर्जा के रूप में स्टोर करके ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में संग्रहित करते हैं, जिससे कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। यानी जो पचा हुआ भोजन सेल के अंदर आता है, उसका ऑक्सीकरण करके उसको संग्रहित या जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा जो है उसको विमुक्त करके एटीपी में संग्रहित करते हैं, एटीपी से संग्रहित करते हैं, जिससे कोशिकाओं के विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। यही कोशिका जो है सेल रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी है। जो ये कोशिका है, यही कोशिका जो है ये सेल के रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी है। अब इसकी संरचना क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी संरचना, ये दोहरी झिल्ली, यानी इसकी झिल्ली जो है दोहरी होती है, दोहरी थर्मस के समान झिल्ली द्वारा निर्मित होती है। जिस थर्मस की दो झिल्लियाँ होती हैं, दो लेयर अलग अलग होती है, उसी प्रकार से ये भी दो झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है। एक होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहरी और आंतरिक। इसके दो कक्ष होते हैं। जब दो झिल्लियाँ हैं तो दो कक्ष होंगे, बाह्य कक्ष आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आंतरिक कक्ष में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो शर्करा के बहुलक होते हैं, शर्करा यानी शुगर के बहुलक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से छोटे होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में एंडोप्लास्टिक
जाली का जो पट्टी थी उसमें राइबोसोम होते हैं, उससे ये छोटे होते हैं। तथा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी अलग अलग आकृति की होती है एवं इसमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं। ये इसमें जो आंतरिक कक्ष है उसमें ये पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या काम हैं, यानी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसके मुख्य 3 काम हैं। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं कि इसके मुख्य 3 काम हैं। एक तो ये सेल रेस्पिरेशन का काम करता है, यानी कोशिकीय श्वसन का काम करता है। एक ये एटीपी परिवहन का काम करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा बोलते हैं। और लिपिड संश्लेषण, यानी लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। कोशिकीय संग्रह श्वसन क्या है, जो भोजन के पोषक तत्व पचकर कोशिका में आते हैं, जो भोजन के पोषक तत्व पचकर कोशिका में आते हैं वहीं इनका ऑक्सीडेशन होता है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान, क्रेब्स साइकिल आपने पहले ध्यान में पढ़ा होगा कि फॉस्फोराइलेशन के दौरान फॉस्फोराइलेशन के दौरान एटीपी बन जाती है। एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाती है। अब एटीपी का परिवहन करते हैं, यानी एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित हो जाते हैं एटीपी, तथा माइटोकॉन्ड्रिया के संकुचन के समय ये सेल प्लाज्मा से में बाहर आ जाते हैं। सेल प्लाज्मा में माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाते हैं अथवा विमुक्त हो जाते हैं। फिर लिपिड संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशिष्ट एंजाइम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो वसीय अम्लों को, यानी फैटी एसिड्स को लिपिड में बदल देता है, तथा ये लिपिड ऊर्जा के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये लिपिड जो है वो ऊर्जा एनर्जी के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद में आता है गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी काय, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं जिसको, गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ये भी एक संरचना है सेल के अंदर। यह कोशिका द्रव्य में स्थित कलाओं का दोनों के रूप में एक समूह है, यानी जिस प्रकार से दोने होते हैं ना, दोने पत्तल के दोने बनाते हैं, उस दोनों के रूप में एक समूह है जो भौतिक रूप से, यानी फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, यानी भौतिक और भौतिक क्रियात्मक एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से संबंध रखते हैं। ये न भौतिक रूप से और फिजियोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से संबंध रखते हैं। अमूमन मोस्टली ये जो है ना केंद्रक यानी न्यूक्लियस के नज़दीक स्थित होते हैं। जो गोल्जी बॉडी हैं ये मोस्टली न्यूक्लियस के नज़दीक स्थित होते हैं। इनकी शेप अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। यहाँ तक एक ही कोशिका में अलग अलग कार्य मेटाबॉलिक स्थितियों में, यानी उपापचय प्रावस्थाओं में इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक ही सेल में जब मान लो मेटाबॉलिज्म का काम होता है तो इसकी शेप बदल जाती है। इसमें गोल्जी बॉडी में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। 3 प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो सिस्टर्नी, एक है वेसिकल आशय जिसे बोलते हैं, एक रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। सिस्टर्नी जब आप सेल का डायग्राम देखोगे तो आपको न्यूक्लियस के पास में गोल्जी बॉडीज दिखाई देगी। उसमें 3 जो संरचनाएं हैं, आकृति मतलब 3 संरचनाएं पाई जाती है गोल्जी में, जिसमें सिस्टर्नी है। ये जो है 3 से 7 नंबर में 3 से 7 समांतर चपटी संरचनाएं हैं जो एक के ऊपर एक उपस्थित होती है। परिपक्व सिस्टर्नी जो है स्रावी आशयों को सीक्रेटरी वेसिकल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ऐसे वेसिकल जो सीक्रेशन करते हैं उनमें परिवर्तित हो जाती है सिस्टर्नी। अब आता है वेसिकल यानी आशय। ये गोल्जी एवं अंतःप्रद्रवी जालिका के स्रावी उत्पाद में उपस्थित होते हैं, यानी ये सीक्रेटरी मटेरियल्स में उपस्थित होते हैं। ये ट्यूबुल्स के मुकुलन से उत्पन्न गोलाकार संरचनाएं हैं। ट्यूबुल्स के मुकुलन से उत्पन्न गोलाकार संरचनाएं हैं। और वेसिकल्स जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्रावी होते हैं, इसमें
स्रावी उत्पाद होते हैं, यानी सीक्रेटरी मटेरियल होते हैं, दूसरे संचयी होते हैं। ये स्रावों को इकट्ठा करते हैं, यानी एक में सीक्रेटरी मटेरियल होता है जो सीक्रेट करते हैं उसको, एक उसको संचय करते हैं। फिर आता है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ, यानी गोल्जी बॉडी का तीसरा जो संरचना है वो है वैक्यूल्स। ये स्वच्छ पारदर्शी गोलाकार संरचनाएं हैं। ये गोल्जी बॉडीज़ की परिधि पर उपस्थित होती है, ये परिधि के ऊपर उपस्थित होती है। इसकी जो जगह है वो गोल्जी अपरेटस की परिधि है, उसके ऊपर ये। अब गोल्जी बॉडीज़ के क्या काम है? गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस करती है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करती है राइबोसोम द्वारा। इसमें क्या इसका सिस्टम है? राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब सिंथेसिस के बाद में प्रोटीन जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका में पहुंच जाता है, यानी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन है वो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में पहुंचता है। वहाँ से गोल्गी बॉडीज़ की सिस्टर्नी में प्रवेश करता है, वहाँ से गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में प्रवेश करता है। सिस्टर्नी में गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सिएलिक एसिड से मिलकर, ये तीन जो है ना एसिड हैं, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और सिएलिक एसिड, इनसे मिलकर ग्लूकोप्रोटीन में बदल जाता है। ये साइकिल है जो आपको याद करना पड़ेगा। यानी राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होकर एंडोथेलियल रेटिकुलम में जाता है, वहाँ से गोल्गी बॉडी में एक सिस्टर्नी में प्रवेश करता है और वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वहाँ से बाद में ये जो है ग्लूकोज प्लस एमीन से जुड़ता है और गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और सिएलिक एसिड के साथ मिलकर ग्लूकोप्रोटीन में बदल जाता है। अब ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। पहले था ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस, अब ये इसमें होता है ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस। वो कैसे होता है? लिपिड जो है वो ग्लाइकोसाइडेशन ट्रांसफेरेज, यानी ये एक एंजाइम है, ग्लाइकोसाइडेशन ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में लिपिड जो है वो ग्लाइकोलिपिड में बदल जाता है। फिर इसका काम है प्रोटीन सिक्रीशन, यानी राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होकर एंडोथेलियल रेटिकुलम में और एंडोथेलियल रेटिकुलम से गोल्गी बॉडीज़ की सिस्टर्नी में पहुंचता है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस द्वारा प्रोटीन सांद्रित होता है, यानी सेचुरेटेड होता है प्रोटीन। कौन सी? हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, यानी हाइड्रोलाइसिस निर्जलीकरण द्वारा प्रोटीन सांद्रित होता है, कंसंट्रेट होता है। यह कंसंट्रेट प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ये उत्सर्जित हो जाता है। फिर होता है म्यूसिजन कणिकाओं का स्राव, सीक्रेशन ऑफ म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स। म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स का सीक्रेशन भी इनके द्वारा होता है, रक्तवाहिनियों से प्राप्त। रक्तवाहिनियाँ यानी ब्लड रक्तवाहिनियों से प्राप्त एमिनो एसिड से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी रक्तवाहिनियों से प्राप्त एमिनो से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में व एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से गोल्गी सिस्टर्नी में पहुंचता है तथा ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। इसे पुनः इस सूत्र में देख सकते हैं आप, जैसे मान लो पहले आपको बताया वैसे इसको इस प्रकार से सूत्र में भी आप याद कर सकते हैं। ये ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है रक्तवाहिनियों में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके, यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये रक्तवाहिनियों में सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजन कणिका का निर्माण करता है, म्यूसिजन की कणिका का निर्माण करता है और प्लाज्मा झिल्ली द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा एक्सक्रीट यानी उत्सर्जित हो जाता है। लिपिड सिक्रीशन,
लिपिड का सिक्रीशन यानी एंडोथेलियल रेटिकुलम द्वारा लिपिड बनता है और गोल्गी बॉडी में इकट्ठा होता है। यानी एंडोथेलियल रेटिकुलम द्वारा लिपिड बनते हैं और वो गोल्गी बॉडीज़ में इकट्ठे होते हैं, वेसिकल्स में सांद्रित होते हैं। यानी अभी आपने जो इतना पढ़ा उसमें बताया जैसे हाइड्रोलाइसिस द्वारा वो सेचुरेटेड होते हैं और बाद में कोशिका झिल्ली द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कोशिका झिल्ली का नवीनीकरण भी करता है, यानी ये जो गोल्गी एपेटस है ये कोशिका झिल्ली का नवीनीकरण भी करता है और लाइसोसोम का निर्माण करता है, पिगमेंट फॉर्मेशन करता है। गोल्गी बॉडीज द्वारा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का निर्माण भी करते हैं। एक एक्रोसोम फॉर्मेशन करते हैं। एक्रोसोम यानी आपने शुक्राणु स्पर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो स्पर्म सेल में जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस, स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है उसके पास में गोल्गी बॉडीज के वेसिकल्स एकत्रित होकर प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तब बाद में वही वेसिकल एक्रोसोम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब न्यूरोसिक्रीशन का काम भी यानी तंत्रिका स्राव का काम भी गोल्गी एपेटस करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि नर्व सेल में गोल्गी बॉडीज ज़्यादा होती है, यानी नर्व सेल में गोल्गी बॉडीज ज़्यादा होती है। इसी कारण हाइपोथैलेमस में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं में राइबोसोम उत्पन्न स्रावों का भंडारण गोल्जिकाएं में होता है और वहीं से नर्व सेल का सिक्रीशन स्रावित होता है। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि न्यूरोसिक्रीशन क्या है। फिर आता है वाटर बैलेंस, यानी ये कार्य गोल्जी काय के संकुचन से उनमें उपस्थित रिक्तियों द्वारा किया जाता है। जो गोल्जी एपेटस में रिक्तियाँ वैक्यूल्स होता है उनके संकुचन से जो है ये वाटर का बैलेंस भी करते हैं, जल संतुलन का काम भी करते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण यानी जो सेल की वाल है उसका काम भी गोल्जी एपेटस द्वारा किया जाता है। ये कार्य प्लांट्स में होता है, यानी पौधों में ये कार्य होता है। अब गोल्जी का उत्पत्ति के बारे में साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति सेल मेम्ब्रेन से मानते हैं, सेल की जो झिल्ली है उससे इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति न्यूक्लियस से होती है, केंद्रक से होती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो खुरदरी एंडोथेलियल रेटिकुलम यानी अंतःपर्दरी जाली का जो खुरदरी होती है वह जब स्मूथ एंडोथेलियल रेटिकुलम में बदलती है उस टाइम ये स्मूथ एंडोथेलियल रेटिकुलम से गोल्जिकाएं बनते हैं, गोल्जी बॉडीज का निर्माण होता है। तो ये आपने अभी अपना अध्ययन किया था गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। अब कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती है सेल में, माइक्रो बॉडीज़ यानी सूक्ष्म काय संरचनाएं जो हैं उसमें होती है। उसमें अपने अध्ययन करेंगे लाइसोसोम का। लाइसोसोम ये परिपक्व आरबीसी के अलावा सभी सेल्स में पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें ये लाइसोसोम नहीं होते हैं। ये एक प्रकार के सीक्रेटरी वेसिकल्स है, यानी ये स्रावित वेसिकल्स रिक्तियाँ हैं। लाइसोसोम जो है इनका निर्माण जो है, लाइसोसोम का निर्माण एंडोथेलियल रेटिकुलम व गोल्गी एपेटस की संयुक्त क्रिया से होता है, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। लाइसोसोम भक्षक कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं भक्षक होती हैं उनमें ये लाइसोसोम जो है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये अंडाकार गोलाकार थैली के समान होते हैं, यानी इनका आकार ये होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो कोशिका के भीतर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डीएनए के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देता है। ये छोटे अणु बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत कर उन अणुओं को पचा लेते हैं या उन्हें
वेस्ट मटेरियल के रूप में सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस क्रिया को ऑटोफेगी भी बोलते हैं। ऑटोफेगी भी कहते हैं। तो इस पाचन को आंतरिक कोशिका पाचन यानी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। ये जो क्रिया है इसको जो सेल से बाहर निकलते हैं मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल, उसको तो ऑटोफेगी बोलते हैं। और ये पाचन के आंतरिक कोशिका पाचन इंटरसेल्युलर डाइजेशन भी इसको बोलते हैं। ये जो है लाइसोसोम, ये निष्क्रिय हार्मोन को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करता है। उदाहरण के रूप में थायरोसिन हार्मोन जो है यानी निष्क्रिय हार्मोन होता है, उसको सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करता है। रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब इसका मेन फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन एवं परिवर्धन प्रक्रिया, यानी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रक्रिया जो, तो उसमें भी इसका मेन रोल होता है। ये कैसे होता है? जब मेंढक में डेवलपमेंट के दौरान मेंढक का डेवलपमेंट होता है, उस दौरान उसके ये लाइसोसोम एंजाइम जो है वो उसके पूंछ के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसलिए मेंढक में आपने देखा होगा उसके पूंछ पीछे थोड़ा सा भाग होता है, पूंछ का लगता है यहाँ पूंछ था, लेकिन वो इसके द्वारा जो है ना, ये लाइसोसोम द्वारा ये इसको पूंछ के ऊतकों को लाइसोसोम एंजाइम जो है वो नष्ट कर देता है डेवलपमेंट के समय, मतलब मेंढक के डेवलपमेंट के दौरान। जैसे प्रसव क्रिया के बाद में, यानी जानवर के पार्चुरेशन के बाद में या ह्यूमन बीइंग में बच्चा पैदा होने के बाद में गर्भाशय के अंदर जो ऊतक शेष रह जाते हैं, टूटे हुए ऊतक जो होते हैं ना, टूटे हुए ऊतक जो होते हैं वो शेष रह जाते हैं, उनको लाइसोसोम जो है लाइसोसोम द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जो गंदगी के रूप में बाहर निकलते हैं वो लाइसोसोम द्वारा नष्ट किए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे का निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन में कुछ अनफर्टिलाइजेशन अंडे होते हैं जिनका निषेचन नहीं हो पाता है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनका निषेचन नहीं हो पाता है, तो वो उस अंडों को ये लाइसोसोम जो है नष्ट कर देते हैं। यानी निषेचन तो एक ही अंडे का होगा ना, फर्टिलाइजेशन एक अंडे का होता है जहाँ स्पर्म पहुँचता है उसके पास में, लेकिन बाकी जो अंडे बचते हैं उनका ये फैलोपियन ट्यूब में लाइसोसोम नष्ट कर देते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम में एक विशिष्ट प्रकार का लाइटिक एंजाइम यानी लाइसोसोम में होता है। एक लाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में, शुक्राणु के एक्रोसोम में, लाइसोसोम में एक विशिष्ट प्रकार का लाइटिक एंजाइम होता है जो अंडे की झिल्ली को नष्ट करके शुक्राणु को उसमें प्रवेश करने में मदद करता है। जब फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है अंडे के पास पहुंचता है, तो उस स्पर्म के एक्रोसोम में, एक्रोसोम जो है स्पर्म में होता है, एक्रोसोम उसका हेड होता है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का लाइटिक एंजाइम उस लाइसोसोम में, एक्रोसोम के लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार का लाइटिक एंजाइम होता है जो अंडे की झिल्ली को नष्ट कर देता है, जैसे शुक्राणु उसके अंदर घुस जाता है। यानी और एक क्या एनोक्सिया और एसिडोसिस। एनोक्सिया सांस नहीं आता है, वो उसे एनोक्सिया बोलते हैं। ये और एसिडोसिस अम्लता की स्थिति में लाइसोसोम एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाने का, लाइसोसोम एंजाइम जो है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, सेचुरेट हो जाता है, एसिडोसिस नामक रोग हो जाता है। एक लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थ का फेगोसाइटोसिस द्वारा पाचन करता है, फेगोसाइटोसिस द्वारा उसका पाचन करता है। एक इस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। लाइसोसोम जो है वो कोशिका की झिल्ली नष्ट हो जाने पर उसमें उपस्थित पाचक रस कोशिकाएं स्रावित हो जाते हैं। यानी लाइसोसोम कोशिका झिल्ली नष्ट होने पर उसमें उपस्थित पाचक रस कोशिकाएं स्रावित हो जाते हैं, तो संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको सुसाइडल वे भी कहते हैं। यानी लाइसोसोम जो है कोशिका झिल्ली के नष्ट हो जाने पर उसमें जो पाचक रस कोशिकाएं स्रावित होती है उन संपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। लाइसोसोम जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में ऐसे एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म जीवों को पचा जाते हैं। यानी जो
रक्त कोशिकाएं श्वेत वाइट ब्लड सेल्स जो है उनमें लाइसोसोम जो है एक एंजाइम उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म जीवों को पचा जाते हैं। लाइसोसोम में 50 से अधिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी इसमें एंजाइमों की संख्या 50 से अधिक है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि लाइसोसोम में जो है एंजाइमों की संख्या कितनी होती है, बोलता ना 50 से अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, ये एंजाइम है मेन। लाइसोसोम में कुछ अन्य एंजाइम भी होते हैं जिनके कारण बीमारियां हो जाती है, जैसे कैंसर। यानी लाइसोसोम डीएनएज नामक एंजाइम होता है लाइसोसोम में डीएनएज नामक यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस नामक एंजाइम होता है जो मानव के 21वें गुणसूत्र को क्षतिग्रस्त करता है। जो 21वां गुणसूत्र होता है उसको क्षतिग्रस्त करके रक्त कैंसर को उत्पन्न करता है। तो इससे क्या है कि कैंसर होता है। आर्थराइटिस यानी आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन या सूजन। कैथेप्सिन डी एंजाइम केयरलेस यानी कैथेप्सिन डी एंजाइम केयरलेस जो संधियों को कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाकर वहाँ घर्षण को बढ़ा देता है, जिसके कारण आर्थराइटिस। ये एंजाइम भी जो है लाइसोसोम में उत्पन्न होते हैं। एक सिलिकोसिस जो बीमारी है, धूल के कण जब फेफड़ों में चले जाते हैं तो या फेगोसाइटिक एक्शन द्वारा उन्हें नष्ट करते हैं तो पचाते हैं, लेकिन कई बार ये उन्हें नष्ट नहीं कर पाते। तो यानी जो धूल के कण जो फेफड़ों में चले जाते हैं तो उनको नष्ट करने का लाइसोसोम काम करते हैं, लेकिन कई बार ये जब नष्ट नहीं कर पाते हैं तो सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। अब हम जो है इसके आगे जो है एक तो इसका जो अभी आपको बताया था, अब आते हैं सेंट्रोजोम यानी तारक काय सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम केंद्र के समीप न्यूक्लियस के समीप छड़ की आकृति की एक संरचना होती है। छड़ की आकृति की एक संरचना होती है। ये धागों के समान चारों ओर निकली रचना से घिरी रहती है। यानी छड़ की आकृति की संरचना होती है, इसके दोनों सिरे उनमें धागों की आकृति के संरचनाएं जो है उनसे घिरी रहती है। दोनों छड़ के दोनों सिरों पे धागों की आकृति के संरचना होती है। इसमें कुछ अधिक गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं होती है इसमें कुछ अधिक गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं और होती है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसके अंदर जो है दो रचनाएं होती है जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रोजोम इन्हीं सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में महत्व। कोशिका विभाजन पढ़ेंगे कल हम, तब आएगा इसके बाद में इसका उपयोग क्या है। सेंट्रोजोम जो है इन सेंट्रियोल द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। तंत्रिका कोशिकाओं में दोनों ही नहीं होते हैं, यानी जो तंत्रिका सेल्स होती है उनमें दोनों नहीं होते हैं। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल का निर्माण कर कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी सेंट्रोजोम जो है वो सेंट्रियोल का निर्माण करता है और फिर कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें अन्य संरचनाएं जो हैं वो प्लाज्मोसिस, ये साइटोप्लाज्म में सदैव विद्यमान रहते हैं। रिक्तिकाएं वैक्यूल्स, ये छोटे छोटे रिक्त स्थानों के रूप में दिखाई देते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं तो कुछ मात्रा में लिपिड को संग्रहित करते हैं। और कणिकाएं होती हैं इसमें ग्रेन्यूल्स, अंतरकोशिका तंतु, इंट्रासेलुलर फाइबर्स। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे सेल के बारे में। कल हम केंद्रक और सेल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।